रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे शानदार कारें बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस का मालिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह शानदार रोल्स रॉयस उन लड़कों द्वारा शुरू की गई थी जिनका पूरा बचपन गरीबी और बाल श्रम में बीता। कहानी शुरू होती है 1863 में, जब हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता का व्यवसाय बर्बाद हो गया और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन यह तो मुश्किलों की शुरुआत भर थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके बाद उनकी मां को नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा और रॉयस ने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी एक मौसी ने उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में एक प्रशिक्षु के रूप में काम दिलाया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात काम किया, दर्जनों किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने बड़ी गिरी मशीनरी और सबसे महत्वपूर्ण 17 साल की उम्र में एक कुशल मैकेनिक बन गए। 21 साल की उम्र में वे वेस्टर्न नामक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की बचत का उपयोग करके मैनचेस्टर में एक छोटा सा कार्यालय खोला और F.H. रॉयस एंड कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लामोंट को भी एक पार्टनर के रूप में जोड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने सर्वाइवल के लिए मशीनों की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग जैसे छोटे मोटे काम किए, लेकिन रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग और लाइटिंग की मांग बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल बनाने शुरू कर दिए। इससे कंपनी की किस्मत बदल गई और 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड से भी अधिक हो गई। 38 साल की उम्र में रॉयस की फैमिली एक बड़ा कारखाना बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियों ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक बाजार में प्रवेश किया। प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की कीमतें गिर गईं, जिससे रॉयस का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। व्यापार में असफलता के कारण रॉयस की शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। रॉयस का व्यापार असफल होने लगा और इसके साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत भी बिगड़ने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्हें एक साधारण सुझाव मिला कि उन्हें ताजी हवा की जरूरत है ताकि वे ठीक हो सकें। इसके बाद उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी जिसका नाम डेकोविल था। यह कार बहुत शोर करती थी, इसके ब्रेक ठीक से काम नहीं करते थे और ओवरहीटिंग की समस्या थी। यह कार रॉयस जैसे पूर्णतावादी के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने कार को फिर से डिजाइन किया और यह मूल डेकोविल कार से बेहतर साबित हुई। रॉयस कार का व्यवसाय शुरू कर सकते थे। उन्होंने एक टीम बनाई और अपनी नई कार डिजाइन करना शुरू किया। वे एक वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेजे गए और अंततः रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर कार का निर्माण शुरू हुआ। यह कार शांति, हल्केपन, टिकाऊपन और विश्वसनीयता के मामले में श्रेष्ठ थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सड़क पर परीक्षण के लिए उतारा गया और पहले परीक्षण में इसने बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर की दूरी तय की। रॉयस ने इसी मॉडल की 2 और कारें बनाई, जिनका परीक्षण किया गया, उन्हें और सुधारा गया और विश्वस्तरीय कारें बनाई गईं। लेकिन रॉयस के पास इन कारों को पूरी दुनिया में पहुंचाने की क्षमता नहीं थी। तभी इस कहानी के दूसरे नायक चार्ल्स रोल्स का प्रवेश होता है। रॉयस अपनी कारों को एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित कर रहे थे, जहां चार्ल्स रोल्स ने इन कारों को देखा। चार्ल्स रोल्स को कारों का बहुत शौक था और वे पहले से ही बेहतरीन गुणवत्ता वाली कारों का सफल व्यवसाय कर रहे थे। रोल्स लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और उनकी कारों को करीब से देखा। वे रॉयस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे महान इंजीनियर मिल गया है। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने इन कारों को बेचने के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करने का निर्णय लिया और कार का नाम रोल्स रॉयस रखा जाने वाला था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड आधिकारिक रूप से स्थापित हुई। 4 रोल्स रॉयस मॉडल 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर सप्लाई किए जाने थे। रोल्स रॉयस का मानना था कि कार का प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका रेसिंग टूर्नामेंट में भाग लेना है, इसलिए रोल्स रॉयस ने इसमें भाग लिया। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जैसे आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी में जीत हासिल की। उन दिनों रॉयस की कारें कई नए स्पीड रिकॉर्ड बना रही थी। रोल्स रॉयस एक बेहतरीन कार कंपनी के रूप में पहले ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे सफल कार अभी आनी बाकी थी। इस कार का बॉडी रंग चांदी जैसा था,
ये बेहद स्मूथ और शांत थी, जैसे कोई भूत, इसलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार का प्रचार करने के लिए रोल्स रॉयस ने 2400 किलोमीटर की सहनशक्ति परीक्षण की योजना बनाई। सिल्वर घोस्ट को 2.5 महीने तक हर रविवार को लगातार दिन रात चलाया गया और 2400 किलोमीटर की दूरी तय की गई। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी समस्या के इस परीक्षण को पास कर लिया। रोल्स रॉयस ने कई प्रदर्शन आयोजित किए, जिनमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को विस्पर टेस्ट पास कराया। इस परीक्षण में कार के बोनट पर एक सिक्का रखा गया और कार को चलाया गया, बिना सिक्का गिरे हुए। इससे ये साबित हुआ कि यह कार अत्यधिक स्मूथ थी। इन रणनीतियों के कारण सिल्वर घोस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के रूप में लोकप्रिय हो गई और उस समय के राजा, रानी और उद्योग जगत के नेताओं की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस की साझेदारी का निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और वे हर तरफ से सफल हो रहे थे। तभी एक दुखद घटना हुई। चार्ल्स रोल्स को कारों के साथ साथ विमानन का भी शौक था। 12 जुलाई 1910 को वे राइट फ्लायर नामक एक विमान उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान विमान की दिशा बिगड़ गई और यह 100 फीट की ऊंचाई से गिर गया। इस दुर्घटना में 32 साल के चार्ल्स रोल्स की मृत्यु हो गई। वे ब्रिटेन में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इस घटना ने रोल्स रॉयस को गहरा आघात पहुंचाया। वे इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका लगा। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आंत का कैंसर है। उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन करवाया, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि वे केवल 3 महीने ही जीवित रहेंगे। इस हालत में भी रोल्स रॉयस कार के डिजाइन को बेहतर बनाने का काम करते रहे। सिल्वर घोस्ट की इंजीनियरिंग के दौरान एक चमत्कार हुआ। 3 महीने बाद रोल्स रॉयस ने 100% स्वस्थ होकर वापसी की। लौटने के बाद रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में बड़े सुधार किए। उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया, सस्पेंशन को बेहतर बनाया और चेसिस को भी मजबूत किया। इस समय के दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट पर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का चलन था, लेकिन कंपनी को चिंता थी कि लोग अनुचित मैस्कॉट लगा रहे थे। उन्होंने एक ब्रिटिश अभिनेत्री इलेनोर थॉर्नटन और एक मॉडल को अपनी मैस्कॉट के लिए चुना। इस मूर्ति में एक महिला को आगे की ओर झुकी हुई दिखाया गया है, उसके हाथ पीछे की ओर फैले हुए हैं और उन पर तेज हवा चल रही है। यह मैस्कॉट शान, गति की स्वतंत्रता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। इसका नाम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी रखा गया, जिसका मतलब है अत्यधिक खुशी। इन सभी सुधारों के कारण रोल्स रॉयस की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ रहा था। 1913 तक उनका मुनाफा 90,000 पाउंड से अधिक हो गया था और उनकी शाखाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को लगभग नष्ट कर दिया। पहला विश्व युद्ध। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थे। युद्ध के कारण आर्थिक संकट आया, जिसका प्रभाव लग्जरी कारों की बिक्री पर पड़ा और रोल्स रॉयस की बिक्री बुरी तरह गिर गई। कंपनी को कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। हर किसी को लगा कि रोल्स रॉयस इस युद्ध में जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन रोल्स रॉयस के पास एक और योजना थी। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और महसूस किया कि युद्ध में भरोसेमंद और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की जरूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके उसे एक बख्तरबंद कार में बदल दिया। इसमें 8 मिलीमीटर मोटी बख्तरबंद प्लेटें लगाई गईं और एक घूमने वाली टरेट भी जोड़ी गई, जिसमें मशीन गन फिट की गई थी। इस कार का इस्तेमाल मध्य पूर्व के कठोर रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए किया गया। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जासूसी मिशन में भी किया गया, क्योंकि सिल्वर घोस्ट का ड्राइव बहुत स्मूथ था। यह कार हर चुनौती का सामना करने में सक्षम थी और इसने युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सिल्वर घोस्ट कारों को युद्ध के एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई किया गया ताकि घायल सैनिकों को ले जाया जा सके। इसमें स्ट्रेचर, मेडिकल उपकरण और नर्सों के लिए पर्याप्त जगह थी। रात के मिशनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग लगाई गई थी। युद्ध के दौरान रोल्स रॉयस की एम्बुलेंस कारों का इस्तेमाल उच्च रैंकिंग अधिकारियों, कूटनीतिक मिशनों और राजाओं के संदेशवाहकों द्वारा किया जाता था। सैन्य अधिकारियों के साथ करीबी सहयोग में काम करते हुए रोल्स रॉयस ने महसूस किया कि ब्रिटिश वायुसेना अपने विमान इंजनों के लिए फ्रांसीसी कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, और सरकार चाहती थी कि एक ब्रिटिश कंपनी इन इंजनों की आपूर्ति करे। इस अवसर को देखते हुए रोल्स रॉयस ने विमान इंजन निर्माण में प्रवेश किया। रोल्स रॉयस ने खुद एयरो इंजन डिजाइन सीखकर 1915 में अपना पहला इंजन ईगल लॉन्च किया। यह इंजन अधिक विश्वसनीय, हल्का और ईंधन कुशल था, इसलिए ब्रिटिश वायुसेना ने साल के अंत तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दिया। लेकिन रोल्स रॉयस यहीं नहीं रुके। 1915 के अंत में रोल्स रॉयस ने हल्के विमानों के लिए हॉक इंजन बनाया।
1916 में रोल्स रॉयस ने ईगल का छोटा संस्करण फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में उन्होंने बड़े और लंबी दूरी के विमानों के लिए कोंडोर इंजन बनाया। इन इंजनों की बदौलत ब्रिटेन को हवाई युद्ध, जासूसी मिशन, पनडुब्बी विरोधी अभियान और बमबारी मिशन में बहुत बड़ा लाभ मिला और यह उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। विमान इंजन निर्माण में रोल्स रॉयस की एंट्री एक शानदार कदम साबित हुई और आज भी रोल्स रॉयस के इंजन हजारों वाणिज्यिक और सैन्य विमानों में उपयोग किए जाते हैं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और अगले 15 वर्षों तक रोल्स रॉयस ने कार और विमान इंजनों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक छोटी और सस्ती कार 20 लॉन्च की, लेकिन दुर्भाग्य से 20 की बिक्री बहुत प्रभावी नहीं रही। 1925 तक बेंटले, डेलमार और कैडिलैक जैसी ब्रांडों के कारण लग्जरी कार बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी और रोल्स रॉयस को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक साहसी कार की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट फैंटम काफी सफल रहा और इसने रोल्स रॉयस को फिर से लग्जरी कार बाजार का बादशाह बना दिया। भविष्य में फैंटम 2 भी लॉन्च किया गया, जिसे भी उतनी ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को अधिग्रहित कर लिया, जो दिवालिया होने वाला था। इसके बाद रोल्स रॉयस ने एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर को डिजाइन किया, जो रोल्स रॉयस और बेंटली का सफल मिश्रण था। लेकिन दुर्भाग्यवश रोल्स रॉयस ने इस कार को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। कार के उत्पादन से कुछ महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सर हेनरी रॉयस की मृत्यु के बाद रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कारें लॉन्च की गईं, तो दूसरी तरफ 1960 के दशक में कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल व्यवसाय अलग अलग हो गए। वर्तमान में रोल्स रॉयस BMW मोटर्स के स्वामित्व में है, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपने आइकॉनिक कारों की वजह से परम लग्जरी का प्रतीक है। रोल्स रॉयस का मालिक होना जैसे एक उत्कृष्ट कृति का मालिक होना है, जो पूर्णता और करिश्मे का प्रतीक है।